स्वागत है आप सभी का उड़ान के होनहार इस सीरीज में। आज हम चर्चा करेंगे उस शख्स से जिन्होंने अपने जीवन में आए हुए हर एक चुनौतियों को अवसर में बदला। तो आइए स्वागत करते हैं हम सर्वप्रथम आज वर्तमान में पदस्थ नायब तहसीलदार हमारे बीच उपलब्ध है सर श्रीधर पंडा जी। स्वागत है आपका इस उड़ान के होनहार मंच पर। सर, पूर्व में जैसे चर्चा के वक्त पता चला कि आप काफी जॉली नेचर है, हंसमुख है आप। उसके बावजूद आपने अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियां देखी, अपने अवसर में भी बदला। क्या कुछ ऐसा सफर रहा जिसे आप हमसे साझा करना चाहेंगे आज इस सफलता के दौर? स्टार्टिंग से लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे हम, और समय के साथ जैसा परिस्थिति उत्पन्न हुआ, परिस्थिति के अनुसार कार्य करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और जॉली नेचर का होना आवश्यक भी है, क्योंकि अगर आप परेशान रहेंगे तो परेशानी से निपटेंगे कैसे? परेशानियों से निपटने का पहले तो खुश होना पड़ेगा। और अगर आप स्वयं खुश नहीं है तो दुनिया कैसे खुश रहेगी? अगर आप खुश हैं तभी तो आगे सही दिशा में काम कर पाएंगे और आपके आसपास के लोग आपको सही सहयोग कर पाएंगे। अगर आप परेशान रहेंगे तो आसपास के लोग भी परेशान रहेंगे। तो जो आपको उम्मीद है कि आसपास के लोग आपको सहयोग करें, आपको एक सही दिशा दिखाएं, तो उनसे ये उम्मीद करने से पहले आवश्यक है कि आप उनको उनके हिस्से की खुशी आप दें, उनको आप स्वयं खुश रखें, आप स्वयं भी खुश रहें। तभी मुझे लगता है कि अगर आप स्वयं भी खुश रहते तो आधी परेशानियां कैसे ठीक हो जाती हैं। और फिर उसके बाद आपको एक सही दिशा चाहिए, एक सही मेहनत चाहिए, तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाती है। कहा जाता है कि हर मुस्कुराते हुए चेहरे में जरूरी नहीं कि खुशियां रहें, कहीं ना कहीं कुछ गम होता है। ऐसी सर आपकी पारिवारिक दृष्टिकोण का अगर देखा जाए तो बहुत कुछ चुनौतियां आपने देखा सर, बहुत कुछ उतार चढ़ाव आपने देखा। तो क्या पारिवारिक दृष्टिकोण रहा उस समय सर आपका जब आप तैयारी कर रहे थे? मैं इसे गम नहीं मानूंगा। ये था कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि से होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती है, जो सोशली काफी अपलिफ्टेड होते हैं। हमारा स्टेटस वैसा नहीं था। परिवार में पैसे को लेकर काफी तंगी थी, आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी, और सामाजिक रूप से देखा जाए तो उतने अपलिफ्टेड हम नहीं थे। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, माँ पापा थे, और माँ पापा ने मेहनत करके पढ़ाया था। उनकी उम्मीद थी कि बेटा आगे चल के कुछ बहुत अच्छा करेगा। उनकी उम्मीदों के खरा उतरना था। बस तत्कालीन समय में जो परिवार की परेशानियां थी, आर्थिक से लेके कई प्रकार की, उन सबसे भी डील करना था। तो मैं गम नहीं कहूँगा, उस समय की तात्कालिक स्थिति थी वो। और कहीं ना कहीं लगता है कि उन स्थितियों के कारण इतनी मजबूत हो पाए, इतनी कठिन परीक्षा पास कर पाए। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता तो शायद ये क्लियर नहीं होता। सर, आपका शैक्षणिक बैकग्राउंड क्या रहा? स्टार्टिंग से ही सर हिंदी माध्यम से पढ़ाई हुई है हमारी। रायपुर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से हमारी 12th तक की पढ़ाई हुई है। उसके बाद ऐसा था कि आगे क्या करना है कुछ क्लियर नहीं था। फिर पता चला पीएमटी नाम की परीक्षा होती है, जिसको पास करने के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो उस परीक्षा की हमने एक साल तैयारी की, एक साल का गैप लिया, और आफ्टर 1 ईयर ऑफ गैप मुझे फिजियोथेरेपी कॉलेज, गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज में एडमिशन मिला। तो मैंने फिजियोथेरेपी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज में था। उसके बाद फिर मास्टर्स की तैयारी या फिर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, ये दो ऑप्शन थे मेरे पास। तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ अपना रुझान किया और मैंने पीएससी की तैयारी स्टार्ट की। साइंस बैकग्राउंड के होकर के आपने बीएससी में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को क्लियर कर, और मैं आप सभी को बताना भी चाहूंगा कि सर इससे पूर्व 3 बार असफल रह चुके हैं बीएससी में। चौथी बार 2016-17 में इन्होंने 75th रैंक हासिल की। और एक खुशी की बात ये भी है कि इससे पहले इन्होंने रेलवे के एग्जाम को भी क्रैक किया और वहां पर भी एक पद इन्होंने प्राप्त किया था, परंतु किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाया। तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं कि सर 3 बार असफल रहे आप, चौथी बार में आपने सफलता हासिल की, फिर आपने रेलवे का एग्जाम भी क्रैक किया था। तो कौन सा पोस्ट था जो आपने वहां पर ज्वाइन नहीं किया? फिर पीएससी की कैसे तैयारी करे और कैसे आज इस मुकाम पर पहुंचे नायब तहसीलदार के पद पर से? ये ऐसा था कि 2014 में ग्रेजुएट होने के बाद हमारे सामने मास्टर्स के ऑप्शंस बहुत कम थे, क्योंकि ऐसा था कि मैंने फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन किया है और फिजियोथेरेपी में आगे पढ़ाई करने के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो बड़े शहरों में अवेलेबल हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, बॉम्बे हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो वहाँ जाकर एमपीटी या एमएचए आगे की पढ़ाई करने के लिए जो आवश्यक धनराशि लगनी थी वो उपलब्ध नहीं था। और मैं नहीं चाहता था कि घर वाले अब और पढ़ाने के पीछे अपने आप को जोड़ डालें, और क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ने जाऊंगा आगे तो माँ बाप को खर्च करना पड़ेगा, तो मैं उनको कर्ज के जाल में फंसाना नहीं चाहता था।
और मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हुए मास्टर्स की डिग्री कुछ हासिल कर लूँ। तो यहाँ पे और किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए मेरा रुझान कम था। मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण मेरी मानसिकता कुछ इस तरह की हो गई थी कि मैं 23-24 साल का हो चुका था और मुझे लगता था कि अब मुझे और पढ़ना नहीं है, मुझे अब उस दिशा में पढ़ना है या उस दिशा में तैयारी करनी है कि मैं जल्दी से जल्दी अर्निंग मेंबर बन सकूं घर का और घर वालों की जो आर्थिक समस्या है उसको दूर कर सकूं। तो उसके लिए मुझे रास्ता ये नजर आया कि अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करता हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके उसे क्लियर कर लेता हूँ तो मैं एक अच्छी जॉब को पा सकता हूँ और उस जॉब के चलते मैं अपने घर की आर्थिक परेशानियों को दूर कर पाऊंगा। तो इसी सोच के साथ, इसी माइंडसेट के साथ मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। मेरा कभी ऐसा कोई सपना नहीं था कि मुझे कुछ बनना है या मुझे इस पोस्ट को पाना है। मेरी हमेशा से ये सोच थी कि मुझे किसी न किसी अच्छी जॉब में पहुंचना है और अपने घर वालों को सपोर्ट करना है, एक फाइनेंशियली फ्रीडम देनी है घर वालों को। उसी के चलते मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। तो तैयारी के साथ मुझे पीएससी की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट आया और मुझे लगता था कि इस एग्ज़ाम को किया जा सकता है। तो उसके चलते मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2014 में दिया। और मैंने बताया जैसे कि 2014 में ही मैं ग्रेजुएट हुआ था, तो मैंने अपने कॉलेज से निकलते ही बहुत कम तैयारी के साथ एग्ज़ाम दिया। उस साल मेरा प्रीलिम्स में फेल होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सौभाग्य इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि फेल होने से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। फिर 2014 में फेल होने के बाद प्रीलिम्स में मैंने साल भर तैयारी की अच्छे से। मैंने फिजियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था तो उसकी प्रैक्टिस भी साथ में कर रहा था और साथ ही साथ मैंने तैयारी स्टार्ट की। फिर 2014 में मुझे प्रीलिम्स फेल होने के बाद कुछ समझ आ गया, तो फिर 15 में मैंने एग्जाम दिया तो मैंने प्रीलिम्स पास किया और मैं मेंस पहुंचा। बट मैं मेंस में कुछ कर नहीं पाया, मेंस में मेरे कम नंबर आए। अराउंड मुझे मेंस में उस साल लिखित परीक्षा में कुल मिला के 610 नंबर मिले थे, जो उस समय के हिसाब से काफी कम थे। उसके बाद फिर एक साल की तैयारी और हुई। 2015 में फिर से मैंने एग्जाम दिया और इस 10 साल मतलब इस एक साल के अंतर्गत मुझे सिर्फ 10 नंबर का इजाफा हुआ। 2015 की पीएससी की लिखित परीक्षाएं मुझे 620 नंबर मिले, जो भी कम थे। उसके बाद फिर मैंने 2016 की पीएससी की परीक्षा दी और इस साल ये सबसे मेन परिवर्तन हुआ तैयारी में, जिससे मेरे नंबर में काफी परिवर्तन हुआ और जो 610 620 मार्क्स आ रहे थे वो 770 पहुंचे। 770 नंबर के साथ नंबर 150 नंबर का इजाफा हुआ और कुल मिला के 769 नंबर आए और फिर फाइनल सेक्शन में और फिर उस साल 75 रैंक थे और मैं किसी को कर दिया। जो रेलवे का एग्जाम आपने क्रैक किया उसके बावजूद आपने ज्वाइन नहीं किया, सर किस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ? वो ऐसा था कि हमारे मन में चल रहा था कि हमें पीएससी को क्रैक करना है। स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं था, लेकिन तैयारी करते समय आपके मन में आ जाता है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक निर्धारित पद मिलना चाहिए सर। पीएससी के लिए मैं मतलब डेडिकेटेड था। बट ऐसा था कि 2014 के बाद लगातार बेरोजगार भी थे हम। तो बेरोजगारी से निपटने के लिए एक व्यक्ति क्या करता है कि जो उसको ऑप्शन मिलता है, जैसे 20 पटवारी का एग्जाम आया, आरआई का एग्जाम आया, असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम आया, तो जिस भी एग्जाम के लिए हम एलिजिबल थे उस एग्जाम के लिए हमने फॉर्म भर के उसको देना शुरू किया, जो कि कहीं ना कहीं फायदेमंद भी रहा। उससे काफी प्रैक्टिस हुई, काफी रिविजन हुआ। तो उसी तरह से एनटीपीसी रेलवे का एक एग्जाम आया था 2015 से करीब उसकी शुरुआत हुई, जो कि काफी लंबी प्रक्रिया होती है रेलवे के एग्जाम। तो उसके चलते मुझे उसमें स्टेशन मास्टर का पद मिला था, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पद में रेलवे एनटीपीसी में नॉन टेक्निकल में सिलेक्ट हुआ था। और उसको ज्वाइन नहीं करने के पीछे कारण ये था कि उसकी ज्वाइनिंग डेट और मेरे पीएससी के रिजल्ट की डेट काफी आसपास थे। तो मैं उम्मीद में था कि मेरा पीएससी का सिलेक्शन हो जाएगा और वैसे ही हुआ। अगर नहीं हुआ होता तो मैंने ज्वाइन किया होता रेलवे। जैसे आपने बताया कि पारिवारिक आर्थिक तंगी होने के बावजूद आपको लगातार दबाव तो पड़ ही रहा था और उसके बावजूद आपने क्लियर किया एग्जाम और आज नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। 3 साल असफल रहे, चौथे साल आपने सफलता हासिल की। तो क्या कुछ मानसिक दबाव भी आपको मिला सर पढ़ाई के क्षेत्र में विशेष तौर पर? और आपने जो उसमें मानसिक दबाव लिया सिलेक्शन क्राइटेरिया के क्लियर करते तक, तो वो दबाव आज आपके नायब तहसीलदार बनने पर कितना कुछ फायदेमंद आपको दिखाई देता है कि आज आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से उठने वाले पूरे प्रेशर्स को क्लियरली हैंडल कर लेते मुझे ऐसा लगता है कि जो तैयारी के दौरान एक बच्चे के मन में मानसिक दबाव होता है, तैयारी को उतार चढ़ाव को लेके, परीक्षा के रिजल्ट को लेके, पारिवारिक दबाव कहें या सामाजिक दबाव कहें या दोस्त जो कुछ कहते हैं या फिर आपको जो एक बेरोजगार की उपाधि दी जाती है, तो तात्कालिक रूप से उस समय की मनस्थिति के हिसाब से लगता है कि वो दबाव बहुत ज्यादा है।
कई लोग जो होते हैं काफी कुछ गलत कदम उठाते हैं, कभी निगेटिव दिशा में भी चले जाते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि उस उम्र में लगता है कि वो दबाव हो जाता है, लेकिन जब आप सिलेक्ट होते हैं और जब आप पद में आते हैं तो पद की कर्तव्य निभाते हुए तो डेली ही वैसे दबाव से गुजरना होता है। और कहीं ना कहीं लगता है कि उस समय के दबाव को हमने काफी अच्छे से हैंडल किया था, तभी आज के दबाव को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप एस्पायर करते हैं कि आप किसी स्टेट सर्विस के पद में सिलेक्ट हों और किसी बड़ी पदवी में आप जाके बैठें, आपको एक बड़े नाम से संबोधित किया जाए, तो आपको उसके साथ आने वाले तनाव को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतने ज्यादा ही तनाव होंगे, उतने ज्यादा आपके कर्तव्य होंगे। तो जो उस समय की तैयारी थी, तैयारी के समय का तनाव था, वो कहीं ना कहीं आज मदद तो करता है। जी। सर, कुछ विद्यार्थी जो आज वर्तमान में 2024 की जो आगामी पीएससी परीक्षा होगी सर भविष्य में, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या कुछ बेहतर समय है अभी विद्यार्थियों के लिए अगर वो शुरुआत जीरो से करें? शुरुआत हमें जीरो से ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो आप फिर मुझे तो आता है इस भाव में ले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसने कितने भी अटेम्प्ट दिए, अगर उसका अगला अटेम्प्ट आगे है तो उसको यही मानना चाहिए कि उसका ये पहला अटेम्प्ट है और उसे कुछ नहीं आता। एक छात्र भावना अंदर होनी चाहिए और एक शून्य भावना भी अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको ये लगता होगा कि आपको ये पहले से आता है, तो आप और उसमें खोजने की कोशिश नहीं करेंगे, या जो नई चीज आपको मिल रही होगी आप उसको स्वीकार करने में काफी असहज होंगे। तो एक खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए व्यक्ति को, स्वीकार योग्य उसकी मनस्थिति होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जरूरी नहीं कि आपने 4 बार पीएससी दिया है तो कोई एकदम नया जो उसमें जो एस्पिरेंट है उसके पास आपसे कम नॉलेज होगी, हो सकता है किसी एक पॉइंट को उससे ज्यादा कुछ पता हो। और अगर आप एक स्वीकार योग्य मनस्थिति में रहते हैं तो उसकी किसी अच्छी बात को आप अपनी बात स्वीकार करेंगे, अपनी बात सुनेंगे। तो हमेशा तैयारी शून्य से मान के चलनी चाहिए, हर दिन एक चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए। जिस टॉपिक को हाथ में रखा गया उस टॉपिक के लिए आप पूरी तरह समर्पित होने चाहिए, तभी आगे जाके समग्र रूप से सारी तैयारी हो पाती है। सर, नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ होने से पूर्व जैसे चर्चा में भी पता चला था आपसे कि आपने एक शिक्षक की भी भूमिका निभाई, हाँ। तो कहाँ आपने एक टीचर की तरह रोल अदा किया सर, और कौन से विषयों को लेकर के आप विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं? वो ऐसा था कि हमारे पास उस समय जब हम तैयारी कर रहे थे 2016 के आसपास की बात है, तो उस समय ऐसा था कि मेंस की कोचिंग हमने यहाँ से की थी। उस कोचिंग के पीछे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मेंस की कोचिंग कंप्लीट करने के बाद हमने अपना मेंस दिया, और मेंस के बाद जिस दौरान मैं मेंस में पढ़ रहा था तो यहाँ जो हमारे डायरेक्टर सर हैं सर, उनसे काफी अच्छा संबंध हो गया था। वो होता ही है क्लास में, अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो जो शिक्षक का उसका रुझान होता ही है, और हम डाउट पूछने भी कंपटीशन करते थे। सर ने अगर हमें पूछा कि कहा कि एक आउट तो हम 3 आउट पूछते थे। तो इस तरह से सर से अच्छे संबंध बन गए थे। सर को पता था कि श्रीधर नाम का एक लड़का है जो पढ़ता है ठीक ठाक। तो मीन्स देने के बाद बेरोजगार होने खाई, मेरी इच्छा ये हुई कि यार कुछ रोजगार ही पा लिया जाए। तो मैंने सर से जाकर निवेदन किया कि सर मुझे पढ़ाने का मौका दिया जाए। मैंने 11th-12th के बच्चों को ही पढ़ाया है, तो मुझे साइंस पढ़ाने का मौका दिया जाए। तो यहाँ पर मुझे पहले एनवायरमेंट पढ़ाने का मौका मिला, और फिर समय रहते यहाँ पे इतिहास की शिक्षा की कमी हुई और मेरा रुझान इतिहास सब्जेक्ट पर था, तो मैंने इतिहास के लिए भी मांग, तो उन्हें इतिहास पढ़ाने के लिए भी मौका दिया गया। फिर बच्चों को पसंद आया तो पढ़ाते हैं, फिर इतिहास पढ़ाते पढ़ाते इतिहास का एक अच्छा टीचर बनाया। तो उससे इंटरव्यू में मुझे काफी फायदा हुआ, क्योंकि नित्य प्रतिदिन रोज 100 बच्चों से मिलना था, 100 के बैच, 150 के बैच, उनके क्रॉस क्वेश्चन को फेस करना था। तो उनको पढ़ाते पढ़ाते मेरी इंटरव्यू तैयारी अच्छी हुई थी। तो इस तरह अनुभव है मेरा शिक्षक के तौर पर। सर, जैसे आपका हमने इतने देर तक चर्चा भी की, इससे पहले भी मैंने आपसे बात किया हूँ, आपका एक जॉली नेचर पता चला है, और उस जॉली नेचर में आपके दोस्तों की क्या भूमिका पहले भी थी और आज भी है, क्योंकि आप विशेष तौर पर अवकाश के दिन भी उनको नहीं भूलते हैं, क्योंकि आज आप नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ है, आज आपका अपना परिवार है सर। तो दोस्तों की क्या भूमिका है आपके जीवन में? अब ऐसा है कि मैं रायपुर के एक बस्ती वाले इलाके से आता हूँ। मैं रामनगर क्षेत्र से हूँ, और रामनगर क्षेत्र अगर आप जानेंगे तो एक बस्ती है वो, और मेरे सारे बचपन के दोस्त वही के हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है वो गाड़ी मैकेनिक है, बाइक मैकेनिक है, एक दोस्त है जो मोटर वगैरह मैकेनिक है, एक दोस्त पेंटर है, किसी की रेडी है, कोई फर्नीचर का काम करता है, किसी का सोफा का काम है, ठीक है। तो वो सब अपने अपने काम में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैं पढ़ता था और मैंने पढ़ के एग्जाम दिया, इसलिए मैंने एक अलग पोजीशन को पा लिया, मैंने नायब तहसीलदार के पद को पा लिया। बट ये चीज हमारी दोस्ती के बीच
एक दीवार नहीं बन सकती, क्योंकि मैं तो उनके साथ बचपन से बड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए तो वही दोस्त है। अब मैं किसी के काम को देख के या उसके स्टेटस, सोशल स्टेटस को देख के दोस्ती करूंगा, तो बचपन से वही दोस्त है हमारे। जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या काम करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या काम करता हूँ। तो जैसे मैं भले होऊंगा वैसे मेरा अपने ऑफिस में, बट मैं हूँ तो उनका दोस्त ही। तो आज भी वो अपने हक से मुझसे मिलते हैं, और आज भी मैं भी उनसे उनके प्यार से मिलता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा ये संबंध बना रहे। और जहाँ तक सपोर्ट का बात है, तो जब हमारी शानदार बेरोजगारी का समय था, तब हमारे यही दोस्त हमारे काम आते थे, क्योंकि जब मैं बेरोजगार था तब वो लोग अपने अपने रोजगार में लग चुके थे, तो लड़कों के जो अमूमन खर्चे होते हैं वो वही उठाते थे, तो हमारे कमाई वक्त उस समय हुआ। तो वो संबंध आज तक बना हुआ है, बचपन के दोस्त हैं, तो बचपन की दोस्ती आज तक बरकरार है। ये तो आपने दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती का सिलसिला पहले भी रखा और आज भी रखा। सर, हमें ये भी पता चला है कि आप पिताश्री के साथ भी एक दोस्त की ही तरह रहते हैं, तो क्या कुछ कारण है इसके पीछे? वो ऐसा है कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उस समय पापा का हमारे काम जो था, वो पापा स्टार्टिंग से हमारे जो शादी पार्टी में केटरिंग का काम होता है उस काम में शुरू से व्यस्त रहते थे वो। फिर एक समय आया था कि उनके काम में भी काफी गिरावट आई, और मैं भी कॉलेज से निकल के नया नया बेरोजगार था, तो हमने साथ में मिलकर हमारा जो घर है उस घर के नीचे ही हमारी शॉप भी है, तो उस शॉप में हमने मिलकर साथ में खाली रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था सन 2013-14 में, और वो आज तक चल रहा है। तो जब आप अपने पिता के साथ व्यापार में आते हैं, उनके साथ व्यापार के फैसले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्ती हो जाती है। और शुरू से ही माँ बाप जो मेरे वो काफी दोस्ताना संबंध के साथ मुझसे रहे हैं, मैंने जो चाहा मुझे करने दिया है, और उन्होंने मुझे फ्रीडम दी, इस वजह से लगता है मुझे कि मैंने लाइफ में ये कर लिया है या मैं किसी काम को क्लियर कर पाया। मुझे मानसिक रूप से कभी उन्होंने इस तरह का दबाव नहीं दिया कि तुमको यही करना है या तुम जो हम बता रहे हैं तुमको वही करना होगा। खुले हाथों से उन्होंने स्वीकार किया है जो मैंने चाहा है, और उनके सपोर्ट के कारण ही लगता है मुझे कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी किया है वो कर पाया हूं। सर, आज आप आयोग के द्वारा लिए गए परीक्षा को पास करके आज आप इस पद पर हैं, तो क्या कुछ बदलाव जीवन में आता है जब हम प्रो पीपल होते हैं? क्योंकि आप वैसे ही प्रो पीपल हो सर। आपने अपने दोस्तों के बारे में बताया कि उनका बैकग्राउंड भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से कम है, मगर वो दोस्त है, तो इसलिए वो आपके लिए आज भी उसी महत्वपूर्ण पोजीशन में है सर। तो आज आप नायब तहसीलदार के पद पर है, तो किस प्रकार से लोगों को आप डील करते हैं सर? क्या कुछ आपके सामने ऐसी चुनौती आती है कि आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए? इसके लिए मेरा जो विचार है वो इस तरह से है कि मुझे लगता है कि अच्छा ही है कि मैं लो बैकग्राउंड से था, क्योंकि मैं अगर किसी हाई बैकग्राउंड से होता तो शायद मैं लोगों की परेशानी को सही से समझ नहीं पाता। अब मैं खुद ही उस बैकग्राउंड से था, तो लोग आते अपनी परेशानियां लेकर, तो मुझे फील होता है, मुझे समझ में आता है कि इस बंदे की परेशानी जेन्युइन है और उसका किस हद तक हल किया जाना ठीक होगा, और लोगों से कनेक्ट करने में काफी आसानी होती है। उनको लगता ही है हमारे जैसे हैं, क्योंकि आम आदमी तो आपके पास एक छोटी शिकायत लेके आया है कि उसका नामांकन नहीं हो पा रहा है, या उसकी रेट पुस्तिका नहीं बन पा रही है, या उसको कोई और परेशानी है, या किसी अन्य वर्ग से कोई संबंधित उसकी परेशानी है। अब उसके सामने अगर मैं एक अफसर की तरह पेश आऊंगा तो वो मुझसे क्या ही कहेगा, और उसके सामने अगर मैं एक नॉर्मल लड़के की तरह पेश आऊंगा, अगर मुझसे छोटा है तो बड़े भाई के तौर पे, बड़ा है तो छोटे भाई के तौर पे, कोई वृद्ध आया है तो उसके बेटे या बेटी के तो उसके तौर पे, तो फिर उनको लगता है कि ये लड़का हमारा ही जैसा ही है, तो उनको बताने में भी सहज महसूस होता है, और जो सहज होकर बताएंगे तभी तो उनका निराकरण हो पाएगा। अब मेरा तो ये मानना है कि आधे लोगों की समस्या उनको सुन लो तो हल हो जाती है। गरीब आदमी की सुनता ही नहीं कोई, इसलिए वो ज्यादा परेशान होते हैं। अगर गरीब आदमी की सुन लोगे, परेशान आदमी की सुन लोगे, तो वो अपने आप में काफी हल्का महसूस करते हैं और वो खुश हो जाते हैं, तो उससे काफी अच्छा लगता है। सर, अगर हम बात विद्यार्थियों की करें, तो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियां तो फिर भी कर ही लेते हैं, कई बार वो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। सर, मुख्य परीक्षा के लिए उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और एक कोचिंग संस्थान की क्या भूमिका होती है सर? कितना कुछ वो हेल्प कर देते हैं बच्चों के सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर? तैयारी के दौरान कोचिंग संस्थान के लिए मेरा मत ये है कि अगर आपको सही समय पे एक सही मेंटर मिल जाए, कोचिंग को मैं एक मेंटरशिप के तौर पर मानता हूँ। कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको पढ़ना सिखाए या आपको रोज का एक टाइम टेबल दे दे कि आप इतने घंटे पढ़ो और आप पढ़ के सिलेक्ट हो जाओ, ऐसा नहीं। मेरा मानना है कि कोचिंग एक मेंटरशिप का काम करती है। कोचिंग में जो गुरु मिलते हैं वो एक मेंटर होते हैं, कोचिंग में जो सीनियर मिलते हैं वो भी एक मेंटर होते हैं, कोचिंग में जो साथी होते हैं वो भी मेंटर होते हैं एक हिसाब से, क्योंकि कुछ बात उनको ज्यादा पता है, कुछ बातें आपको ज्यादा पता है। तो अगर कोचिंग को इस तरह से लिया जाए कि मुझे वहां जाकर मेरे जैसे लोग मिलेंगे
और मेरी मानसिकता के लोग मिलेंगे और मुझसे ज़्यादा अनुभवी लोग मिलेंगे और उनकी बातों से मैं कुछ सीखूंगा और उनकी बातों का प्रयोग मैं अपनी तैयारी में करूंगा। अगर इस मानसिकता के साथ कोई कोचिंग में आता है तो उस पर जरूर लगाओ, ठीक मेरा हुआ। क्योंकि क्या होता है कि आप तैयारी करते हैं तो आपको पता तो है पढ़ना क्या है, किताबें बहुत उपलब्ध है, इंटरनेट भरा हुआ है, लोगों की ब्लॉग्स हुए हुए हैं, आपको पता चल जाता है कि किस किताब को पढ़ने से क्या मिलना है, कौन सी किताब में क्या डेटा अवेलेबल है। बस ये नहीं पता होता कि उस चीज को पढ़ना कैसे है, किस दिशा में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है और कहाँ आप गलती कर रहे हैं ये बताने वाला कोई नहीं होता। उस रोल में मुझे लगता है कि कोचिंग संस्थान का एक सही भूमिका रहता है। अगर आपने एक सही कोचिंग संस्थान से तैयारी कर ली और आपको वहाँ एक सही मेंटरशिप मिल गई तो काफी अच्छा परिवर्तन होता है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो जैसे मैंने बताया कि मेरे सेकंड मेंस में मेरे मार्क्स 620 थे और थर्ड मंथ में मेरे मार्क्स 770। तो आप गौर करेंगे 150 नंबर का फर्क है। इस 150 नंबर के फर्क में मैं काफी कुछ बताता हूँ, मतलब काफी कुछ मेरा अनुभव उसमें अलग अलग है। जैसे मेरे लैंग्वेज में काफी मार्क्स इंक्रीज हुए थे और ऐसे में मेरे काफी मार्क्स इंक्रीज हुए थे और मैथ्स में मेरे काफी मार्क्स इंक्रीज हुए थे। मैथ्स में मुझे 80 नंबर से ऊपर कभी मिलते नहीं और जिस साल मैं सिलेक्ट हुआ उस साल मुझे 130 नंबर मिले, तो 50 नंबर का इजाफा था। उस 50 नंबर के इजाफा के लिए मैं अपने सीनियर्स को और अपने दोस्तों को श्रेय देता हूँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त और सारे सीनियर जितने थे यहाँ पे जो मेरे मेंटर के तौर पे थे यहाँ पे, वो सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, मैं मेडिकल बैकग्राउंड का था। तो मेरा मैथ्स कितना अच्छा रहा होगा आप समझ सकते हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। मैंने तो स्टार्टिंग में ये तक पूछा था कि फिर परसेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि 10वीं क्लास में मैथ्स छुआ नहीं था। 11 12 फिर 5 साल की हमारी अलग मेडिकल की पढ़ाई, तो 7 साल से मैथ्स से कोई पाला नहीं पड़ा, तो मैंने परसेंट निकालना तो भूल गया था। तो मैंने अपने दोस्तों से वहां तक सीखा कि परसेंट कैसे निकालते हैं और फिर वहां से उन्होंने मुझे सिखाते सिखाते इतना सिखाया कि जब मैंने अपना फाइनल मेंस दिया था, सामने सेलेक्ट हुआ था, मुझे 130 नंबर मिले थे। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन का फायदा हुआ। निबंध के पेपर में मुझे 89 मार्क्स मिले थे और जब मैं सिलेक्ट हुआ उस साल मुझे 131 मार्क्स मिले थे और 131 नंबर उस साल के अच्छे खासे नंबर थे। उसमें मैं अंकित अग्रवाल सर को काफी श्रेय देता हूँ उसमें, क्योंकि सर ने सही थे जिन्होंने मुझे निबंध लिखना सिखाया। सर का ये कहना था कि तुझे पता सब कुछ है, तू जानता सब कुछ है, तू पढ़ा सब कुछ है, बस तुझे लिखना नहीं आता। और मैं लिख के सबको दिखाता था, सर उसमें हर बार गलती निकालते थे, फिर मैं उनको लिख के दिखाता था, फिर गलती निकालते थे। तो ऐसा करते करते एक रिफाइनमेंट प्रोसेस चला और मैंने तब तक सर को लिख के दिखाया जब तक वो ये ना बोल दिए कि ये बेस्ट है, इसको लिख के आना या ऐसा लिख के आना तो नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह का एक पूरा प्रोसेस चला था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटर्स, किसी ने मुझे मैथ में मदद की, किसी ने मुझे निबंध में मदद की, तो इस तरह से मेंटर मुझे कहाँ मिले जब मैं कुछ नहीं, तो यहाँ पे इस तरह के लोग मुझे मिले, मैंने उसको एक सहज रूप से स्वीकार किया, तो उसमें मुझे काफी फायदा हुआ। वैसे ही नई स्टूडेंट को भी करना चाहिए। सर एक आखिरी प्रश्न ये है कि विद्यार्थी कई ऐसे होते हैं, जैसे आप खुद साइंस बैकग्राउंड से हैं, कई स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी होते हैं जैसे आर्ट्स कॉमर्स। तो क्या ये जरूरी है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में सिर्फ साइंस या मैथ्स वाले ही बच्चे जाएं, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स वाले ही जाएं, और व्हाट अबाउट जैसे विद्यार्थी हमारे कॉमर्स से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, ऐसा कुछ है, जरूरी है क्या सर कि वो बच्चे भी सिलेक्ट हो? ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि आप अगर पीएससी का सिलेबस उठा के देखते हैं तो साइंस और मैथ्स का पोर्शन तो मुश्किल से 10% हो गया है या 10 to 15%। बाकी पूरा मेजर पोर्शन तो इतिहास, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, फिलोसफी, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, आप गौर करेंगे तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट तो भारी हैं हमारे सिलेबस में। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट नहीं आते और उसे मैथ साइंस या फिर एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट्स में अपनी पकड़ रखता है तो उसको ये लगता है कि उसको सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में कुछ अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। कुल मिला के ऐसा है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में पारंगत नहीं होना है, आपको हर सब्जेक्ट के बारे में एक एवरेज नॉलेज होनी चाहिए या अबव एवरेज नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन हो पाएगा। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पूरा यार आपको वेट करना पड़ेगा। और बल्कि जो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे आते हैं उनको तो और एडवांटेज होता है इसमें, क्योंकि उन्होंने तो पहले से पढ़ा होता है। हाँ, उनको साइंस में दिक्कत होती है, बट जैसे मैंने बताया मैंने अपने मैथ्स कैसे ठीक किया, परसेंट निकालने से लेकर मैंने अच्छे नंबर तक का जो सफर तय किया है, तो हर कोई तय कर सकता है। बस एक सही दोस्त मिल जाए, एक सही गाइड मिल जाए, सही मेंटर मिल जाए। सर आपके बताए हुए जीवन के अनुभव और दिखाए हुए राह पर
अगर हमारे विद्यार्थी चलते हैं तो अवश्य ही सर वो इस आयोग के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले बीएससी एग्जाम को निकाल करके अपने पद पर जरूर चयन होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले सर मैं पुनः उड़ान परिवार की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद आप सभी का कि आप हमारे उड़ान के होनहार इस सीरीज में ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।